हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इन्फ्लेशनरी गैप यानी मुद्रास्फीतिक अंतराल। इसमें हम देखेंगे उसके कॉन्सेप्ट को, कॉजेज़ को, एक्सप्लेनेशन, इम्पैक्ट और लास्ट में देखेंगे मेजर्स। सबसे पहले देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। मुद्रास्फीतिक अंतराल होता क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड यानी सामूहिक पूर्ति जो अधिक है। किससे अधिक है? जितनी ज़रूरत है पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था में अर्थव्यवस्था की। यानी पूर्ण रोजगार क्या होता है? जब इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति को हम पूर्ण रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। संतुलन यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप है क्या? इन्फ्लेशनरी गैप एग्रीगेट डिमांड जो एक्सेस है यानी अधिमांग है, अतिरिक्त मांग है, ठीक है, किससे? जितनी ज़रूरत है पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने के लिए, उससे अधिक एग्रीगेट डिमांड होता है तो उससे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। या इसको हम कह सकते हैं कि एक्सेस डिमांड जो होता है ऐसी अवस्था, ऐसा सिचुएशन है कि जितना एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, जितना फुल एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की अवस्था में, पूर्ण रोजगार की अवस्था में इकोनॉमी में जितना एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए उससे जितना ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड, उसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। इसका मतलब दो बातें होती हैं। पहला, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई, यानी सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार की अवस्था में सामूहिक पूर्ति जितना होना चाहिए उससे अधिक होता है। या फिर इकोनॉमी अटेन्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन को पार कर जाती है। ठीक है, यानी आउटपुट तो बढ़ेगा नहीं तो क्या बढ़ेगा? केवल कीमतें बढ़ेंगी। इसलिए इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप यानी मुद्रास्फीतिक अंतराल मुद्रास्फीति वर्ड से बना है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, तो जब उत्पादन बढ़ेगा नहीं तो क्या बढ़ेगा? सिर्फ महंगाई बढ़ेगा मांग बढ़ने के कारण। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? किन कारणों से एग्रीगेट डिमांड एक्सेस होता है? पहला, निजी उपभोग व्यय में वृद्धि। जब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है उसका कारण हो सकता है कि एमपीसी बढ़ गया हो। दूसरा है निवेश व्यय में वृद्धि। इसका कारण ये हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया हो, इसलिए इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा कारण हो सकता है सरकारी व्यय में वृद्धि, वेलफेयर पर्पज़ से या वार या और भी किन्हीं कारणों से जब सरकार अपने खर्च बढ़ाती है तो मांग बढ़ेगा। चौथा है कर में कटौती। जब भी टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो लोगों का टैक्सेबल इनकम बढ़ जाता है, लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाता है। यानी कर घटाने के बाद जो इनकम बचता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। और एक और कारण जो हो सकता है वो है निर्यात में वृद्धि। जब हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे तो हमारी गुड का क्या हुआ? डिमांड बाहर के मार्केट में बढ़ रहा है, इसलिए ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब कारणों के चलते एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सेस हो सकता है, एक्सेस डिमांड की अवस्था हो सकती है या इन्फ्लेशनरी गैप हो सकता है। नेक्स्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्स एक्सिस पर जो है वो आप देख रहे हैं आउटपुट इनकम है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड है। वो जो है ओरिजिन को शो कर रहा है। ये कर्व आपने पहले भी देखा होगा, ये है एग्रीगेट डिमांड यानी सामूहिक मांग, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AD1 से। फिर एक और कर्व आप देख रहे हैं, इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे, ये है एग्रीगेट सप्लाई सामूहिक पूर्ति, या इससे इनकम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। AD1 AS को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E से। एक और कर्व है जो एग्रीगेट डिमांड के पैरेलल है, ये भी एक तरह का सामूहिक मांग कर्व ही है, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AD2 से। यानी AD1 ने AS को जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है E, और जहाँ पर AD2 AS को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट कहलाता है E डैश। इन दोनों लाइन के बीच का जो गैप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EF से, और EF जो है इसे ही इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये सारा हम लोग एक्सप्लेनेशन अभी देखेंगे। OY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए OY जो सबसे नीचे आप देख रहे हो, OY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। यानी अगर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में सारे संसाधनों का पूरा उपयोग कर देंगे, ठीक है, तो OY लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा, यानी OY स्तर का उत्पादन होगा। इसीलिए जो
ई पॉइंट है, यहाँ पे जो आप ई पॉइंट देख रहे हो वो क्या है? पूर्ण रोजगार संतुलन, यानी पूर्ण रोजगार की अवस्था में एडी और एएस जब बराबर होगा तो उसको संतुलन कहेंगे, पूर्ण रोजगार संतुलन कहेंगे। यानी पूर्ण रोजगार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वाई जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो किया जा सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है। और ई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जहाँ पे AD1 AS के बराबर है, इसलिए ई पॉइंट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को शो करता है। AD1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड को, यानी पूर्ण रोजगार की अवस्था में जो सामूहिक मांग होगा वो AD1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और AD2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वांछित स्तर, यानी जितना डिज़ायर्ड, जितनी लोग चाहते हैं वो AD2 है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में मैक्सिमम एग्रीगेट डिमांड कितना हो सकता है? AD1, ठीक है। तो हम AD2 को कह सकते हैं कि ये मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है, यानी पूर्ण रोजगार से भी अधिक सामूहिक मांग AD2 रिप्रेजेंट कर रहा है। और AD1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूर्ण रोजगार सामूहिक मांग। AD2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूर्ण रोजगार से अधिक सामूहिक मांग, ठीक है। जो EF आप देख रहे हो वो इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है। EF इन्फ्लेशनरी गैप है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जब होगा OY पर, ठीक है, उस केस में AD1 कितना है और AD2 कितना है, दोनों के बीच के गैप को इन्फ्लेशनरी गैप, मुद्रास्फीति अंतराल या अतिरिक्त मांग कहते हैं। इस बात को समझिए, OY पूर्ण रोजगार शो कर रहा है, ठीक है। पूर्ण रोजगार की अवस्था में अधिकतम जो मांग की पूर्ति की जा सकती है, एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक मांग, वो AD1 है, लेकिन वांछित स्तर क्या है? वांछित स्तर है AD2। तो EF जो है, ये EF जो है वो क्या बता रहा है? दोनों के बीच का गैप बता रहा है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में सामूहिक मांग कितना होना चाहिए और सामूहिक मांग का वास्तविक जो स्तर है, जो वांछित स्तर है, वो कितना है। इन दोनों के गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। यानी देखिए वही डायग्राम है, यानी हम कह सकते हैं कि जो क्वांटम ऑफ आउटपुट है यानी OI जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। हायर डिमांड, यानी ये जो EF से जो गैप है, जो AD2 है, ये जो हायर डिमांड, इससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कीमत स्तर बढ़ेंगे, क्योंकि Y जो है, OY जो है वो अधिकतम आउटपुट है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन AD2 AS को कहाँ काट रहा है? पॉइंट E डैश पे, ठीक है। पॉइंट E डैश पे जो है वो AD1 AD2 को काट रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर हम जा सकते हैं क्या? E डैश पर क्या हम OY डैश पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि OY मैक्सिमम आउटपुट है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी E डैश जो नया संतुलन है AD2 और AS के बीच में, E डैश जो रिप्रेजेंट कर रहा है नया संतुलन, वो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी Y डैश जो है वो पूर्ण रोजगार से अधिक स्तर का आउटपुट है जो हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी आउटपुट Y से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कारकों का पूर्ण रोजगार है, यानी OY से ज़्यादा हम जा नहीं सकते हैं। और तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, यानी स्थिर तकनीक है, यानी सेम इनपुट से हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और ना ही रोजगार, पूर्ण रोजगार की अवस्था है तो रोजगार भी नहीं बढ़ सकता है। यानी इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो मुद्रास्फीतिक जो दबाव है, वह एक्सेस डिमांड कितना होगा उसको शो करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप इज़ अ मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो माप है किसका? अतिरिक्त मांग का। ये जितना ज़्यादा रहेगा अतिरिक्त मांग उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या है? आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्पादन क्षमता में कोई बदलाव नहीं है, तो उत्पादन में भी कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं बदलाव होगा? क्योंकि सारे संसाधनों का पूर्ण रोजगार की अवस्था में है, कोई और नया संसाधन नहीं है, सारे संसाधनों का इस्तेमाल हो चुका है। किसी तरीके का जो है वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा है, अब चूंकि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और मांग में वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा? सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगी, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा। और जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो जो मजदूर हैं वो ज़्यादा वेजेस की मांग करेंगे, वेजेस बढ़ेगा
तो फिर जो प्रोड्यूसर उसको कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी को हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल, यानी वेज बढ़ेगा तो वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो फिर सामान्य महंगाई दर बढ़ेगी, उसके कारण मजदूरी दर बढ़ाने का दबाव होगा, उसके कारण फिर प्राइस बढ़ेगा। तो ये स्पाइरल चलता रहता है। तीसरा, रोजगार में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि संभव ही नहीं है, क्योंकि सारे संसाधनों का पूर्ण रोजगार है। उसके बाद प्रोड्यूसर स्टार्ट अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी असामान्य लाभ होने लगता है, क्योंकि मांग अधिक है, उत्पादन बढ़ नहीं सकता है, केवल कीमतें बढ़ रही हैं, और कीमतें बढ़ेंगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा और एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देती है कंपनियां। उसके बाद कंज्यूमर जो है उनका परचेजिंग पावर घटने लगता है। आप जानते हैं प्रोडक्ट्स अगर लिमिटेड हैं और मनी बढ़ेगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई का मतलब ही क्या होता है कि आपका जो रुपया है, आपका जो मनी है, उसकी खरीदने की क्षमता, क्रय शक्ति कम हो रही है। अब इन्फ्लेशनरी गैप की समस्या के निदान के लिए क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या उपाय हैं। पहला है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। हम ऑलरेडी पढ़े हैं, हमने कई बार इसे पढ़ा है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, यानी कर और सरकारी व्यय से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होते हैं, उसको हम फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति कहते हैं। इसमें मेनली दो टूल्स आते हैं। पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी खर्च। अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है, यानी एक्सेस डिमांड है। उस केस में सरकार को क्या करना चाहिए, ऑलरेडी मांग बहुत ज़्यादा है जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार को अपने खर्चे में कटौती करनी चाहिए, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो। यानी सरकार जो है वो अपने खर्चों में कटौती करेगी, जो एक तरीके का लीकेज है सिस्टम से मनी का। दूसरा उपाय क्या कर सकती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है इसलिए वो मांग ज़्यादा कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर सकती है कि कर को बढ़ा सकती है। कर को बढ़ाएगी तो क्या होगा, कर को बढ़ाने से लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगा, क्रय शक्ति कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, जिससे डिमांड में कमी आएगी। दूसरा मेजर जो है उसको हम कहते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या है, ये पॉलिसी कौन बनाता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, देश का जो केंद्रीय बैंक है, वो बनाता है। इसमें कितने तरह के मेजर्स आते हैं, बेसिकली दो तरह के मेजर्स हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेजर्स जिसको गुणात्मक कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मात्रात्मक देखते हैं, अगले स्लाइड में गुणात्मक देखेंगे। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या आता है, पहला रेपो रेट। रेपो रेट आपने पढ़ा है, रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है अगेंस्ट द मॉर्टगेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। अब सिचुएशन क्या है, एक्सेस डिमांड का, महंगाई का, ठीक है। तो आरबीआई का क्या गोल होगा कि लोगों को कम से कम लोन दिया जाए, तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो दर को बढ़ा देगी। रेपो दर अगर बढ़ेगा यानी कमर्शियल बैंक जिस दर पर लोन ले रहे हैं वो बढ़ जाएगा, उसके कारण अब कमर्शियल बैंक ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज दर लेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। इसके कारण कई सारे लोग लोन नहीं लेंगे, और जब लोन नहीं लेंगे तो गुड्स का डिमांड कम होगा, ठीक है। दूसरा उपाय क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे खुला बाजार परिचालन भी कहते हैं। इसमें क्योंकि लोगों के पास हमें पैसे लेने हैं, क्योंकि महंगाई की स्थिति है, तो जो आरबीआई है वह सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू करती है, जिससे कि जो एक्सेस मनी है, एक्सेस लिक्विडिटी, जो तरलता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो पैसा जो है वो पब्लिक के पास से सरकार के पास आ जाता है आरबीआई के माध्यम से, जिससे क्या होगा, लोगों डिमांड कम करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे पहले से कम है। तीसरा उपाय है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी वैध आरक्षित आवश्यकता में बदलाव करके। सीआरआर के बारे में आप जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा है एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट
जो हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और एसएलआर क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, जो हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। क्योंकि सरकार चाहती है, आरबीआई चाहती है कि लोग कम से कम लोन लें ताकि उनका डिमांड में कमी आए और इन्फ्लेशन की समस्या से निजात मिले। तो क्या किया जाएगा? सीआरआर एसएलआर में से एक या दोनों को अगर बढ़ा दिया जाए तो बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सीआरआर एसएलआर मिलाकर 20% हो रहा है और सरकार उससे आरबीआई उसे बढ़ाकर 22% कर देती है, तो यानी अगर 100 रुपये बैंक के पास है तो वो 22 रुपये लोन नहीं दे सकती है, यानी 78 रुपीज़ ही देगी। जबकि पहले जब 20 रुपये का सीआरआर एसएलआर था 20%, तो वो 80 रुपये लोन देती थी, यानी अब 2 रुपये से लोन कम देगी। लोन कम देगी तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है मेजर्स, वो आता है गुणात्मक मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, जिसमें पहला है मोरल सुएजन, नैतिक दबाव। यानी केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है वो अपील करती है वाणिज्यिक बैंकों से कि आप कम से कम ऋण दें ताकि जो महंगाई है वो कम। मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता, ये जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो जो कोलेट्रल होता है, जो आप प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट में लोन लेते हो, उसका 100% आपको लोन नहीं मिलता है। अगर 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो आपको 100 करोड़ लोन नहीं मिलेगा, उससे एक कुछ अमाउंट कम ही आपको उसके अगेंस्ट में लोन मिलता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट वहीं गैप होता है कि जो सिक्योरिटी का जो वैल्यू है, जो मॉर्टगेज आप जिसके आधार पे आप ऋण ले रहे हो, उसका जो वैल्यू है और जो लोन आपको मिल रहा है, दोनों के बीच का जो गैप है उसको बढ़ा दिया जाता है। यानी कि आपको लोन कम मिलेगा प्रॉपर्टी के वैल्यू के अनुसार। तो बहुत से लोग लोन नहीं लेंगे कि भैया मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, यानी हम अगर 50 लाख का प्रॉपर्टी पे लोन लेना चाहते हैं तो हमको कम लोन मिलेगा उसके अगेंस्ट में। तो बहुत सारे लोग पोस्टपोन कर लेंगे लोन लेने की प्रक्रिया को, जिससे डिमांड में कमी आएगी। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई, सेंट्रल बैंक ने निर्देश दिया है, आरबीआई ने निर्देश दिया है, लेकिन बैंक उसे नहीं मान रही है, कमर्शियल बैंक उन्हें नहीं मान रहे हैं, तो क्या करेगी आरबीआई? वो सीधे उस पर कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई करेगी, जिसमें हो सकता है वो लोन ना ले या कोई और एक्शन उसके ऊपर ले सकती है। ठीक है, ये सारे क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू।